हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक मुख्यतः एसीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट के लिए, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो लोग नीट का एग्ज़ाम या जेई का एग्ज़ाम भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, बेसिकली रेट बोलने का मतलब हो गया हमारे केमिस्ट्री में, अगर मैं हिंदी में इसको डिफाइन कर दूं तो ये अभिक्रिया की दर को बताता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को जब हम लोग प्रायोगिक तौर से ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट के दिमाग में एक बात आती है कि क्या हम सारी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर की गणना प्रायोगिक रूप से करते हैं? जी नहीं, हम केवल उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रायोगिक रूप से कैलकुलेट करते हैं जो कि मध्यम गति की होती है। ध्यान दीजिएगा, मध्यम गति बोलने का मतलब न तो बहुत तेज हो और न ही वो बहुत धीमी हो, वो मध्यम गति की हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं की ही दर हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठता है उसको बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। सबसे पहली चीज ये है कि हम बहुत फास्ट रिएक्शन, जो बहुत तेजी से चलने वाली अभिक्रिया है, उसकी दर कभी नहीं निकालते। जैसे कि मैं कोई आयनिक रिएक्शन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए कि Na+ और Cl-, ये बहुत तेजी से होने वाली अभिक्रिया हैं, इसकी हम लोग दर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बहुत तेजी से होने वाली अभिक्रिया है, उसकी दर नहीं निकाल रहे हैं। दूसरी कंडीशन है जो बहुत धीमी होती है। बहुत धीमी होने का मतलब है कि जो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में अगर कंप्लीट हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं की भी हम लोग दर नहीं निकालते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लें तो एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं और वो है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में संक्षारण। तो संक्षारण जो प्रोसेस होती है या क्रिया होती है या रस्टिंग की प्रोसेस जो होती है, ये बहुत स्लो होती है, ये धीरे धीरे होती है। ये डिपेंड करता है कि जो आयरन का आर्टिकल है या लोहे की जो वस्तु है वो नमी के कितना संपर्क में है। अगर बहुत कम संपर्क में है तो ये अभिक्रिया बहुत और भी धीमी हो जाएगी, ज़्यादा संपर्क में होगी तो थोड़ी सी तेज होगी, फिर भी ये कम से कम कुछ दिन तो लगेंगे ही इसको पूर्ण होने में। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर हम लोग नहीं निकालते। हम लोग मॉडरेट रिएक्शन की दर को कैलकुलेट करते हैं या गणना में लेते हैं। मध्यम गति की मतलब कहने का है कि ना तो जो अधिक तेज हो और ना ही अधिक धीमी हो। सबसे पहले तो ये पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर करिएगा। दूसरी चीज, चूंकि हमने बोला कि ये प्रायोगिक वैल्यू है, ये सैद्धांतिक वैल्यू नहीं है, मतलब ये सैद्धांतिक मान नहीं है, आपको इसकी गणना करनी पड़ेगी। तो गणना करने के लिए जिस सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर को हम लोग जिस प्रतीक से या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका कैपिटल R। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है उसका सूत्र होता है आपका ΔC/ΔT। इस सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया की गणना करते हैं। यहाँ पे ΔC जो लिखा हुआ है ये है आपका सांद्रता में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, सांद्रता में परिवर्तन। चेंज इन कंसंट्रेशन। और ये जो है ΔT जो है वो है समय अंतराल, टाइम इंटरवल। तो सांद्रता में परिवर्तन हुआ समय अंतराल में, यही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर होगी। अब ये दर दो प्रकार से हो सकती है, या तो ये अग्र दिशा के लिए हो और या तो ये पश्च दिशा के लिए हो। सपोज कीजिए एक छोटी सी मैं काल्पनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं, A gives out B। तो इसमें आपको शायद पता हो कि ये जो A लिखा हुआ है ये आपका क्या है, अभिकारक है, और B जो लिखा हुआ है वो आपका उत्पाद है। तो अगर मैं अभिकारक के संदर्भ में दर निकालूंगा तो मैं अभिकारक का सांद्रता लूंगा और मतलब ये अग्र दिशा में चलने वाली दर हो जाएगी, और अगर उत्पाद की सांद्रता का डाटा लूंगा तो ये पश्च दिशा में चलने वाली दर हो जाएगी। तो अगर मैं RF कर दूं,
मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब अग्र दिशा में चलने वाली दर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो सांद्रता लूंगा वो मैं लूंगा ए की, क्योंकि ए आपका अभिकारक है। तो हमारे केमिस्ट्री में जब सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं तो सांद्रता को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके दिखाते हैं। तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो होगा हम इसको पढ़ेंगे ए की सांद्रता। ए की सांद्रता बोलने का मतलब है कि ये ए जो आपका है वो क्या है, अभिकारक है, और इसको लार्ज ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी सांद्रता को। बटे अपॉन में हम लोग समय अंतराल, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। और ये समय अंतराल, देखिए समय अंतराल की जगह मैंने कोई अभी मान नहीं रखा है, क्योंकि समय अंतराल जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि हम एक निश्चित समय अंतराल पे उस अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन देखेंगे। जैसे कि मैं 5 मिनट के बाद देख रहा हूँ, मैं 3 मिनट के बाद देख रहा हूँ, मैं 10 मिनट के बाद देख रहा हूँ, तो समय जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है मोटे मोटे तौर पे अगर समझें कि अभिक्रिया की जो दर है वो मुख्यतः फॉर्मूले में तो ये दोनों यूज हो रहे हैं, कारक दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, पर मुख्यतः जो अभिक्रिया की दर जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, वो मुख्यतः निर्भर कर रही है आपके सांद्रता परिवर्तन के ऊपर। अगर सांद्रता में परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो कई बार कैंडिडेट को यह कंफ्यूजन होता है कि आप तो नीचे समय अंतराल भी ले रहे हैं, पर यह समय अंतराल उन सारे कारकों के लिए नियत होगा जितने भी होंगे, क्योंकि हम लोग किसी एक पॉइंट पे, किसी एक अंतराल पे इसको देखते हैं। माने दर को निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने ए के लिए मैंने 5 मिनट के बाद देखा तो बी के लिए मैं 8 मिनट के बाद देख रहा हूं, ऐसा नहीं। अगर मैं ए के सांद्रता में परिवर्तन 5 मिनट के बाद देखूंगा तो बी की सांद्रता में परिवर्तन भी मैं 5 मिनट के बाद ही देखूंगा। तो नीचे जो डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, हर की चीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब है अभिक्रिया की दर जो है वो मुख्यतः किस पे निर्भर कर रही है, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन पे। अब वो अभिकारक की हो सकती है या उत्पाद की भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये चीज समझ गए होंगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है इसके मात्रक को लेकर। दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है कि इसका मात्रक क्या होगा, किसका, दर का मात्रक। दर का जो मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, ये मात्रक हम किसका ले रहे हैं, दर का। दर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। तो दर का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये कहां से आया, अगर आप गौर से यहां देखें जो मैंने सूत्र लिखा है, दर का जो सूत्र लिखा है सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो सांद्रता का जो मात्रक होता है डेल सी, या सांद्रता परिवर्तन तो कोई मतलब नहीं, खाली मैं सांद्रता लिखता हूं, तो सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। और जो नीचे टी है, टाइम, समय, और समय का मात्रक जो होता है, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड। तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं सी को टी से, तो ये मात्रक आ जाएगा इसका मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये दर का मात्रक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक आपको एक स्थिति क्लियर हुई होगी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसका सूत्र होता है डेल सी बाई डेल टी, मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये चीज बताई थी बहुत अच्छे से कि जो समय अंतराल है ये फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है किसी एक रिएक्शन के लिए, किसी एक अभिक्रिया के लिए। तो इसका मतलब है कि सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो सीधा सीधा किसके ऊपर निर्भर करने लग जाएगा, वो निर्भर करने लग जाएगा, सॉरी, दर का जो अभिक्रिया की दर है वो किसके ऊपर निर्भर करने लग जाएगी, वो निर्भर करने लग जाएगी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के ऊपर। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको कितने तरीके से निकाल सकते हैं, निकालने के दो सबसे प्रमुख तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने के दो प्रमुख तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरीकों से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रायोगिक तौर से कैलकुलेट करते हैं या उसकी गणना करते हैं। सबसे पहला और पॉपुलर विधि जो है वो है दर नियम विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट लॉ मेथड। ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहली विधि जो है वो है दर नियम विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेट लॉ मेथड। ये दर नियम विधि जो मुख्यतः होती है, अब दर नियम विधि में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कि आपको दिमाग में रखना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यह विधि जो होती है वो अभिकारकों के संदर्भ में ज्ञात की जाती है। अभिकारकों के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन है। मतलब यहां पे उत्पाद की उपस्थिति रहती भी है पर हमको उसको गणना में नहीं लेना होता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन आपको दिमाग में रखना है कि दर नियम विधि हमेशा अभिकारक के या अभिकारकों के संदर्भ में ज्ञात होगी, उत्पादों के संदर्भ में ज्ञात नहीं होगी। पहली कंडीशन ये दिमाग में रखनी है। दूसरी कंडीशन जो आपको दिमाग में रखनी है कि क्या सारे के सारे अभिकारकों को आपको दर निकालने में इस विधि में इस्तेमाल करना है? जी नहीं, हम केवल वही अभिकारक यहां पे इस्तेमाल करेंगे या उसको गणना में लेंगे जिसकी सांद्रता परिवर्तन से दर प्रभावित होती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब अभिकारकों की वो सांद्रता परिवर्तन जिससे दर प्रभावित हो रही है। कुछ ऐसे भी अभिकारक होंगे हमारी रिएक्शन में जिनकी सांद्रता परिवर्तन तो होगा पर उससे दर प्रभावित नहीं होती होगी, तो उसको आपको निग्लेक्ट करना है या उसको सूत्र में नहीं लेना है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? आपको ऑन पेपर तो ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से अभिकारक जो हैं वो सांद्रता परिवर्तन में भाग ले रहे हैं। केवल आपको पता चलेगा जब आपके सामने क्वेश्चन में डाटा उपलब्ध होंगे, उसके आधार पे पता चलेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा। तो दो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने की जो पहली विधि हम देख रहे हैं, दर नियम विधि, उसमें दो महत्वपूर्ण कारक आपको दिमाग में रखने हैं। यही क्वेश्चन बनता है दिमाग में कि क्या दर नियम विधि उत्पाद और अभिकारकों दोनों पे लागू होती है? जी नहीं, दर नियम विधि केवल अभिकारकों की सांद्रताओं पर ही लागू होती है। दूसरा पॉइंट कि क्या जितने भी अभिकारक होंगे उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या सारों पे लागू होगी? जी नहीं, केवल उन्हीं अभिकारकों की सांद्रताओं को हम दर नियम विधि में लेंगे जिनकी सांद्रता परिवर्तन से दर प्रभावित होती होगी। अब देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कीजिए एक अभिक्रिया में ले रहा हूं, एक अभिक्रिया ले रहा हूं, एक कोई रिएक्शन ले रहा हूं मैं। तो सपोज कीजिए मैंने ले लिया A + B ग्वीज आउट C। सपोज कीजिए एक मैंने रिएक्शन ले ली। तो इस रिएक्शन में आपको यह पता है कि A और B बोथ आर रिएक्टेंट्स, मतलब दोनों अभिकारक हैं, और C आपका प्रोडक्ट है। तो जब इस रासायनिक अभिक्रिया की मैं दर नियम विधि से निकालूंगा तो उसमें मैं C की सांद्रता का कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा, केवल A और B की सांद्रताओं का इस्तेमाल होगा, मतलब अभिकारक की सांद्रताओं का। मतलब जो दर है इस रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो, अब मैं R से प्रदर्शित कर रहा था, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, और मैंने यहां पे ये पहली कंडीशन आपके सामने रख दी। मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया की दर अगर मैं दर नियम विधि से निकालता हूं तो इस रासायनिक अभिक्रिया की दर A और B की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती हो सकती है। ध्यान दीजिए, मैंने फिर से एक वर्ड इस्तेमाल किया, है नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है कि A और B दोनों की सांद्रताओं से दर प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए मेरे पास 3 दर नियम बन जाएंगे। पहला दर नियम ये बना, दूसरा दर नियम बनेगा ये, मतलब दूसरा रेट लॉ बनेगा ये, और तीसरा रेट लॉ बनेगा ये। इन तीनों का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस रेट लॉ का यूज करता हूं या इस दर नियम का इस्तेमाल करता हूं तो आपके मतलब इसके हिसाब से, जैसा कि मैंने सामने आपके लिखा है बोर्ड में, इसका मतलब ये निकला कि इस रासायनिक अभिक्रिया में A और B दोनों की ही सांद्रताएं दर को प्रभावित कर रही हैं। इसी कारण मैंने यहाँ पे दोनों की सांद्रताएं ली हुई हैं। अब अगर नीचे वाले समीकरण में जाऊं, अगर मैं इसको नंबर दे दूं, समीकरण 1, समीकरण 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब मैं सेकंड इक्वेशन पे आता हूं, दूसरे समीकरण पे आता हूं, तो यहां मैं देख रहा हूं कि मैंने लिखा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब मैंने B को नहीं लिखा है। तो B को नहीं लिखने का सीधा सीधा मतलब क्या है? B को नहीं लिखने का सीधा मतलब है कि B की सांद्रता जो है वो दर को प्रभावित नहीं कर रही है।
इसी कारण यहां पे बी का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। अब अगर मैं नीचे वाले में आ जाऊं, तीसरी इक्वेशन में आता हूं, तो मैंने R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B लिखा, इसका मतलब मैंने A को कंसीडर नहीं किया। इसका मतलब है कि इसमें A की सांद्रता दर को प्रभावित नहीं कर रही है। अब अगर क्वेश्चन बनता है इसमें कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन सा दर नियम सही है, ये तीनों दे दे और नीचे अगर ये ऑप्शन में अब मैं ले जाता हूं, अगर ये एक ऑप्शन में चला जाता है, ये क्वेश्चन बनता है और चौथा जो कोई ऑप्शन होता वो होता आपका नन ऑफ दिस, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि चौथा ऑप्शन होता आपका ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगर ये चौथा ऑप्शन होता उपरोक्त सभी, तो पहले मैं अगर डिस्कस करता हूं ऑल ऑफ दिस को, तो अगर ये समीकरण के लिए बोलता दर नियम क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा, और आपके पास पहला ऑप्शन ये होता, दूसरा ऑप्शन ये होता, तीसरा ऑप्शन ये होता और चौथा लिखा होता ऑल ऑफ दिस, तो आप टिक करते ऑल ऑफ दिस को। क्यों? क्योंकि आपको अभी ऑन पेपर ये पता ही नहीं है कि किस किस की सांद्रता परिवर्तन से दर प्रभावित हो रही है। तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, इसी कारण हम ऑल ऑफ दिस को टिक करेंगे। क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा रहता है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब उपरोक्त जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उनमें सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो ये सही तो ये तीनों है, इसी का बेस्ट ऑप्शन बनता ऑल ऑफ दिस। पर यही ऑप्शन में अगर आपको लास्ट वाला ऑप्शन हटा के नन ऑफ दिस कर देता, सपोज कीजिए नन ऑफ दिस हो जाता, ठीक है, मैं कंडीशन है आपके सामने रख रहा हूं, तब आप इस कंडीशन में क्या करते? ये चार ऑप्शन आपके पास होते, तब आप टिक करते सबसे पहले वाले को, ध्यान दीजिएगा, तब हम टिक करते सबसे पहले वाले को। इसका मतलब यह है कि हम अपनी तरफ से, ध्यान दीजिएगा, हम अपनी तरफ से एज्यूम करके चलेंगे कि ये दोनों ही कारक, बोथ रिएक्टेंट्स आर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब दोनों ही अभिकारक की सांद्रता से दर प्रभावित हो रही है, ये एज्यूम कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अंडरस्टूड हो जाएगा फिर, क्योंकि हमारे पास अभी डाटा नहीं है, और जब डाटा आएगा तब तो हम बहुत आसानी से बता पाएंगे। तो बिना डाटा के आपके पास में दो कंडीशन बन गई, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होता है तो फिर वो आंसर हो जाएगा, और जब नन ऑफ दिस होता है तो फिर हम नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करके फिर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये बन जाएगा, क्योंकि ये फिर सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। या यहां पे खाली ऐसा लिखता नन ऑफ दिस, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो फिर वो बेस्ट ऑप्शन होता, ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तीनों ही सही है। तो इस दो चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो अब मैं आगे चल रहा हूं, इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए वही रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूं, A प्लस बी ग्वीज आउट C। अब आप देख रहे हैं कि मैं C को कहीं ला ही नहीं रहा हूं, मतलब दर नियम विधि में उत्पाद को मुझे देखना ही नहीं है। दर नियम विधि की सबसे बड़ी खासियत या सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अभिकारक के संदर्भ में ज्ञात होती है, उत्पादों के संदर्भ में नहीं ज्ञात करते हम लोग। दर नियम विधि की यही खासियत है, हमको अभिकारक के रिस्पेक्ट में देखना है सारी की सारी चीजों को। तो अब इसमें करना क्या होगा कि अब इसमें आपको अगर मान लीजिए हमने अभी जो दर नियम बनाया, मान लेता हूं, अभी एज्यूम कर लेता हूं कि ये दोनों से प्रभावित हो रहा हो, सपोज कर लेता हूं अभी अपनी तरफ से, तो मैं इसका दर नियम क्या लिखता, R कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता। अब हम प्रोपोर्शनेट का साइन लगाए, हमने बोला समानुपाती है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम कोई कांस्टेंट लेंगे, तो यहां हमने ले लिया R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता। अब हमने ये जो K लिखा हुआ है यहां पे, ये K एक्चुअली में क्या है, ये K जो है वो है दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। यहां K को डिनोट करते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट से, दर स्थिरांक से। यह है दर स्थिरांक। क्लियर हुआ सर? यह पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, यह है दर स्थिरांक। अब यह दर स्थिरांक जो है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो दर स्थिरांक जो होता है वो तीन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला होता है तापक्रम, टेम्परेचर, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं यहां पे, टेम्परेचर तापक्रम पे निर्भर करता है।
दूसरा होता है पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ द सब्सटेंस या रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट है यहां पे, अगर मैं इसको बदलूंगा तो के बदलेगा, जैसे a प्लस बी वीज आउट सी है, यदि मैं x प्लस वाई वीज आउट जेड कर दूंगा तो उसके लिए के बदल जाएगा, वो इक्वल नहीं होगा क्योंकि आपने नेचर चेंज कर दिया उसका। और तीसरा होता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो दर स्थिरांक जो होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है, वो 3 कारकों पे मुख्यतः निर्भर करता है। अगर ये 3 में से कोई चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, रेट कांस्टेंट बदलेगा, अदरवाइज रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तो रेट कांस्टेंट जो है वो अभिकारकों की सांद्रताओं पे निर्भर नहीं करता। जो कैंडिडेट कई बार कंफ्यूज होता है कि हम फॉर्मूले में तो यहां पे सांद्रताएं ले रहे हैं, तो सांद्रता लेने से इसका मतलब है कि सांद्रता पे तो इसकी वैल्यू डिपेंड करनी चाहिए, पर जी नहीं, सांद्रता पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। इसकी वैल्यू इन 3 कारकों पे निर्भर करती है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड कैटलिस्ट, इन तीनों पे निर्भर करेगी। अच्छा, दर स्थिरांक का अब बात आती है मात्रक की। तो दर स्थिरांक का जो मात्रक, ये तो हो गया उसका कि वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, और दर स्थिरांक का जो मात्रक है वो निर्भर करता है जो अभिकारक आपने लिए हुए हैं यहां पे ए और बी, इनकी मोलों के ऊपर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग चीजें ना, बिल्कुल दिमाग में। अगर पूछता है मान किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है, वैल्यू किसके ऊपर निर्भर कर रही है, तो वो इन पे निर्भर कर रही है। ये है मान, दर स्थिरांक का मान जो है इन पे निर्भर करता है। और दर स्थिरांक का मात्रक बोलेगा, देखिए मान और मात्रक दोनों म से शुरू हो रहे हैं, थोड़ा सा इको होता है, उसमें कैंडिडेट कंफ्यूज होता है। इंग्लिश में तो ठीक है, एक में है यूनिट क्या होगी उसकी और दूसरे में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू जो होगी वो इन पे डिपेंड करेगी, मतलब टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एज वेल एज कैटलिस्ट। पर अगर बोलता है इसकी यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो यूनिट डिपेंड करेगी जो आपने रिएक्टेंट्स ले रखे हैं उनके जो मोल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट्स के मोल के ऊपर डिपेंड करेगी। ध्यान दीजिएगा, अब कैसे रिएक्टेंट के मोल के ऊपर डिपेंड करेगी वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कर लेते हैं इसी रिएक्शन में, मान लेता हूं मैं यहां पे 2 लिख देता हूं और यहां पे मैं मान लीजिए 3 लिख देता हूं, मतलब मैं करता हूं 2a + 3b वीज आउट 4c। सपोज कर लेता हूं एक हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन है जो इन मोलों के साथ में बैलेंस हो रही है। अब इसमें अगर मैं वो लिखूं, इसका जो मैं रेट लॉ बनाऊं तो R = K, ठीक है, यहां तक आ गया ये बस। और मैं एज्यूम कर रहा हूं भी कि दोनों की कंसंट्रेशन, मतलब बोथ A एंड B इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है, दर प्रभावित हो रही है। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं ना, क्योंकि हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई संख्यात्मक प्रश्न करने नहीं जा रहे, इससे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इसको आप अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चनों के ऊपर। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों के ऊपर निर्भर कर रही है, तो मैंने दोनों के ही कंसंट्रेशन ले ली, यहाँ पे ले ली। पर अभी एक चीज इसमें करनी बाकी रह गई कि जो यहाँ पे मोल लगाए हैं ये, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो ये जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं या जो मोल हैं ये कहां जाएंगे, यहां पे इनका कहां इस्तेमाल होगा, तो ध्यान दीजिए ये जाएंगे घात में, मतलब पावर में, मतलब यहां पे मैं 2 की और यहां पे मैं 3 की पावर लगा दूंगा। तो ये इस समीकरण का, ये इस इक्वेशन का जो केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसका ये बन गया रेट लॉ या दर नियम। अब बात आती है इसके मात्रक की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा क्या। तो इसका मात्रक देखने के लिए आपको इनके मोलों की हेल्प से इनका मात्रक निकलेगा, और वो कैसे, वो देखिए। आपको पता है कि दर का मात्रक तो फिक्स है, इस रेट का मात्रक अभी कुछ देर पहले आपको बताया, इस दर का मात्रक क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये फिक्स हो गया। अब यहां पे मैंने के लिख दिया, इसका मुझे मात्रक निकालना है। अब आते हैं सांद्रता। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहां पे आपका हो गया मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ये ए का मात्रक हो गया। पर इसके साथ में कंडीशन है कि ये इसका स्क्वायर लगा हुआ है यहां पे, इनटू बी भी सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक तो फिक्स है, और वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और यहां पे इसकी घात आ जाएगी 3। अब इसको मैं पक्षांतर करके अगर इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहां पे ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो के बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 5। मेरे ख्याल से आप ये समझते होंगे कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। मतलब अगर बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो मैथमेटिकली क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये रूल है, ये आपको पता होगा, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो ये मैंने कर दिया। तो यहां से क्या होगा, 1 मोल पर लीटर और मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहां से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे बच कितना गया, 4 हो जाएगा ये। और अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, मैं इधर लिख लेता हूं, अब मैं इसको अगर यहां पे सॉल्व करता हूं तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां आ जाएगी मोल इनवर्स 4 लीटर 4 सेकेंड इनवर्स। तो इस के का इस रिएक्शन के लिए दर स्थिरांक या रेट कांस्टेंट का मात्रक यहां पे ये आ गया अकॉर्डिंग टू ये। अब अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में मान लीजिए मैं ऐसा लिखता 2a ग्वीज आउट 3b, अगर ये रिएक्शन ऐसे बन जाती, एक छोटा एग्जांपल ले लिया, तो यहां पे दर स्थिरांक का मात्रक क्या आता, तो मैं लिखता यहां पे R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2, और इसका यूनिट R का मैं लेता मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K, और यहां लिखता मैं मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर। अब इसको नीचे ले आता तो K इज इक्वल टू हो जाता मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर, और ये यहां से एक कैंसिल आउट हो जाता, तो यहां पे K का मात्रक निकल जाता मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो आप देख रहे हैं यहां पे मात्रक कुछ और आ गया, यहां पे मात्रक कुछ और आ गया, क्योंकि आपकी रिएक्शन कुछ और थी, यहां पे रिएक्शन कुछ और थी। तो K का जो मात्रक है, K की जो यूनिट है, वो इन मोलों के ऊपर निर्भर करती रहेगी, उन अभिकारकों के मोलों के ऊपर जिनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर जो है वो प्रभावित हो रही है। तो रेट लॉ मेथड में या दर नियम विधि में अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल ही अभिक्रिया की दर होती है, पर सारे के सारे अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल नहीं, केवल उन्हीं अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल जिसकी सांद्रता परिवर्तन से दर प्रभावित होती होगी। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा के रखिए। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें यहां पे समझ में आई होंगी आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं इसमें कि एक कंडीशन हम इसमें और लेते हैं। इसी दर नियम विधि से ही हम लोग थोड़ा सा एक चीज का और यहाँ पे स्टडी कर लेंगे ताकि वो बेहतर हो, ताकि उन चीजों को आप समझ सकें, और उसको बोलते हैं इसी के एक पार्ट में हम लोग देख रहे हैं अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि, ये किस चीज को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि वो होती है कि अगर आपने कोई दर नियम लिखा हुआ है, मैं बहुत छोटी रिएक्शन ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया वही रिएक्शन 2A ग्वीज आउट 3B, सपोज कीजिए कि रिएक्शन ले ली छोटी सी, और इसका मैंने दर नियम बनाया R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो भी आप दर नियम बनाएंगे, उस दर नियम में जितने भी अभिकारक इस्तेमाल होंगे, उनकी जो घातें होंगी, उनकी जो पावर होगी, उनका योग ही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। ध्यान दीजिएगा, उनकी। तो मैं अगर बोलूं इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इसका ऑर्डर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। इसके कारण से अगर मैं एक ऐसी रिएक्शन लिखता हूं कि मैं लिख रहा हूं स्मॉल a प्लस स्मॉल b ग्वीज आउट स्मॉल d, अगर सपोज कीजिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है और इसका मैं दर नियम बना दूं R इज इक्वल टू K
a टू दी पावर स्मॉल a और b टू दी पावर स्मॉल b, अभी मान के चल रहा हूं कि दोनों की सांद्रता परिवर्तन से दर प्रभावित हो रही है, तो इसके लिए जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा स्मॉल a प्लस स्मॉल b, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऑर्डर, और इस रासायनिक अभिक्रिया का ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई, और ये a और b प्लस कर दिया, कोई भी वैल्यू होगी उसकी हो गई। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो सकती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, एक ये भी क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर बनता है। तो ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की कोटि तो वैसे कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक, पर प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम जो अभिक्रिया की कोटि आती है वो 3 से ज्यादा नहीं होती है। प्रैक्टिकली प्रकृति में मैक्सिमम रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि जो होती है वो 3 तक होती है, क्योंकि 3 के ऊपर मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो संभावनाएं होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतर अभिक्रिया की कोटि कहां तक मिलेगी, अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कौन रिएक्शन में, तो आप बताएंगे अप टू 3rd ऑर्डर तक की। तो 3rd ऑर्डर तक का आपको रिएक्शन मिलेगा, तृतीय कोटि तक की रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को ज्यादातर प्रकृति में मिलेगी। तो ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के कैलकुलेट करने की पहली विधि को एक्सप्लेन किया, जो थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहली वाली जो थी वो थी दर नियम विधि, जिसके आधार पे मैंने पूरी रिएक्शनों को आपको कैलकुलेट किया। इससे मैंने एक चीज और आपको एडिशनली बता दी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर या अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि दर नियम विधि में जो अभिकारक होते हैं उनके जो मोल होते हैं उनका योग ही क्या कहलाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये मैंने पहले कंडीशन कंप्लीट की। दूसरा जो दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालने के लिए जो दूसरी विधि होती है, और वो होती है अवकलन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड, अवकलन विधि। तो अवकलन विधि दूसरी विधि है जिससे रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालते हैं। अब ये विधि उस विधि से कैसे अलग है, कैसे कैंडिडेट अपने दिमाग में दोनों को अलग अलग सेपरेटली माइंड में रखेगा, तो इसके लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हैं जिसके आधार पे आप उसको अलग कर पाएंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि दर नियम विधि में केवल अभिकारकों को लेना है, यहां पे हम क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये विधि में क्या होगा, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के संदर्भ में भी निकाल पाएंगे और उत्पाद के संदर्भ में भी निकाल पाएंगे। जबकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन ये था कि आप उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया की दर को नहीं देख पाते, केवल अभिकारकों के संदर्भ में देख पाते। यहां पे उत्पाद के संदर्भ में भी आप अभिक्रिया की दर को देख पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी खासियत या दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो है, वो ये है कि आपको किसी भी कारक के संदर्भ में आप दूसरे कारक की दर को ज्ञात कर पाएंगे। ये फैसिलिटी आपके दर नियम विधि में नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी एक कारक के संदर्भ में, किसी भी रिएक्शन में एक फैक्टर के रिस्पेक्ट में दूसरे फैक्टर की रेट को हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब वो कैसे करेंगे, इस पूरी चीज को मैं एक छोटे से एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे। सपोज कर लेते हैं हम लोग, हमने लिख लिया, फिर से मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं, 2A gives out 3B। सपोज कीजिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इसमें A आपका अभिकारक है और B आपका उत्पाद है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर मैं दर निकाल रहा हूं इस विधि से, क्या, अवकलन विधि से, तो मैं कैसे दर निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने A की सांद्रता को, ध्यान दीजिए, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर हम जिसको भी लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता होता है, सांद्रता को, कंसंट्रेशन को। तो मैंने A की सांद्रता को समय के सापेक्ष अवकलित किया हुआ है, मतलब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ A को डिफरेंशिएट किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने dt लिखा हुआ है। अब इसमें क्या और चेंज आपको लाने पड़ेंगे, इसमें एक चीज आपको और करनी पड़ेगी, यहां पे लगाना पड़ेगा माइनस साइन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में A की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। माइनस साइन का कोई एज सच फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना।
मतलब कंसंट्रेशन कभी निगेटिव में नहीं आती है, कंसंट्रेशन या तो प्लस में रहेगी या तो जीरो में रहेगी। तो फिर हम यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं? निगेटिव साइन इसी कारण लगा रहे हैं कि ये बताने के लिए कि ये जो फैक्टर है आपका, माने कंसंट्रेशन ऑफ ए है, जिसको कि आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिके होगा, माने घटेगा। और अगर मैं यहां देख रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा dB/dt, मतलब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैंने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसके आगे मैं और क्या कर दूंगा, प्लस का साइन लगा दूंगा। तो ये पता चलेगा कि ये जो बी की कंसंट्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ध्यान दीजिएगा। तो प्लस और माइनस साइन लगाने से आपको यह समझ में आएगा कि कौन सा फैक्टर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है और कौन सा फैक्टर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। अब मैं इसको अगर टेक्निकली पढ़ूं, ये तो मैंने लिख दिया टेक्निकली, पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो मैं पढ़ूंगा यहां पे कि ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको पढ़ूंगा पूरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये रेट बन गया, क्योंकि रेट का क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो ये बन गया इतना रेट, पूरा ये रेट है, पर इसको सिर्फ रेट नहीं पढ़ूंगा, अब इसको पढ़ूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्यों? क्योंकि यहां मैंने निगेटिव साइन लगा रखा है। और इसको क्या पढ़ूंगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, क्योंकि ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं हिंदी में अगर बोलूं तो मैं क्या पढ़ूंगा, ए के विलोपन की दर, और यह है बी के संभवन की दर। अब एक और चीज जो आपके दिमाग में आती है कि यहां पे मैंने मोल ले रखे हैं इसके, उसका यहां पे कैसे इस्तेमाल होगा। इससे पहले तो आपने देखा था ये मोल कहां जा रहे थे, घात में चले जा रहे थे, किसमें, दर नियम विधि में। अब ये क्या हो जाएंगे, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर में, इनटू हो जाएंगे, मतलब ये प्लस तो लगा ही हुआ है यहां पे इनटू, और ये इनटू हो गए। और ऐसा करते ही, सॉरी ये 3 है, आई एम सॉरी, ये 3 है, 1/3, ये 1/2 हो गया, ये मोल 1/2 हो जाएंगे और ये 1/3, और ऐसा करते ही ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे। मतलब मैं इसको पढ़ूंगा क्या कि 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब मान लीजिए मेरे को बोलता है कि मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस dA/dt इज इक्वल टू 2/3 इंटू प्लस dB/dt। मतलब मैं इसको इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, पक्षांतर करके। तो अब मैंने क्या पढ़ा, कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू 2/3 टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। मतलब ए के विलोपन की दर 2/3 गुना होगी बी के संभवन की दर के। तो इसका मतलब हुआ मैंने इसका रिलेशन इससे बना लिया। यह काम मैं रेट लॉ में नहीं कर सकता था, तो मेरे को यह एडिशनल फीचर देता है अवकलन विधि कि मैं ये भी कर सकता हूं, और मैं उत्पाद का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, जबकि वहां पे उत्पाद का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता था। तो इसका सीधा मतलब है कि रेट लॉ मेथड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और डिफरेंशिएशन मेथड में ज्यादा फीचर्स हैं। तो कोई बोलेगा कि विच वन इज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी विधि अभिक्रिया की दर को निकालने के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, तो आप बोलेंगे अवकलन विधि। डिफरेंशिएशन मेथड इज बेटर मेथड टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ कंसंट्रेशन बिकॉज इट प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर लिबर्टीज और मोर फीचर्स। मतलब ये आपको और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कराता है जिससे आप रेट को और अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरी चीज, अब अगर मैंने अभी इसके रिस्पेक्ट में निकाला, अब अगर मैं बोलता हूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के रिस्पेक्ट में ए क्या होगा, तो मैं लिखूंगा प्लस dB/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2 माइनस dA/dt। तो इतना दूर तो क्या हो गया,
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मतलब बी के संभवन की दर क्या हो जाएगी, 3/2 गुना हो जाएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के, या यूं बोलिए कि ए के विलोपन के। तो आप देखिए दोनों में आप रिलेशन बना सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम हो। ये पूछा था, अमोनिया को लेके पूछा था, N2 + 3H2 ग्वीज आउट ट्वाइस NH3, इसका रिलेशन बनाने को बोला था। और ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन है। तो अगर आपको इसका रिलेशन बनाने को बोल रहा है तो आप कैसे बनाते इस रिएक्शन का। मैंने रियल रिएक्शन ले ली, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, -dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 इंटू -dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 प्लस dNH3/dt। अब आपने देखा इक्वल टू करके मैंने तीनों में रिलेशन बना दिया। मतलब यहां क्या पढ़ रहा हूं मैं इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मतलब नाइट्रोजन के विलोपन की दर 1/3 गुना होगी हाइड्रोजन के विलोपन की दर की, और 1/2 गुना हो जाएगी अमोनिया के संभवन की दर के। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा इस रिएक्शन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल लिया था, यहाँ पे रियल इक्वेशन है। अब आप इसको एक दूसरे के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या इसको किसी के साथ भी आप कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि बीच में आपने इक्वल टू लगा रखा है। कोई भी दो फैक्टर लेके आप उसका दो रिलेशन आप बना सकते हो। सपोज कर ले तो मैं ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी, तो आप ए बी में रिलेशन बना सकते हो, ए सी में बना सकते हो, बी सी में बना सकते हो, सी बी में बना सकते हो, किसी में भी आप यहाँ पे रिलेशन बना पाएंगे बहुत आसानी से। तो ये फीचर आपको रेट लॉ मेथड में नहीं मिलता, जो कि डिफरेंशिएशन मेथड में मिल रहा है। तो ये पॉपुलर, ध्यान दीजिएगा, इतना दूर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, इतना दूर जो है ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के विलोपन की दर। इतना दूर जो मैंने सर्कल किया है ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो सर्कल किया है प्लस के साथ में ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, या अमोनिया के संभवन की दर। और ये जो मोल है वो यहाँ पे इस टाइप से मल्टीप्लाई होने के बाद उतने टाइम्स इनका रिलेशन बन जाएगा। तो यहां पे आपको घात में नहीं ले जाना है, यहां पे 1/, में उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों में आप बहुत अच्छे से डिफरेंस देख पाए कि रेट लॉ मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड में क्या बेसिक चेंज आया। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। तो ये मैंने कंप्लीट किया एक टॉपिक जिसमें कि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। तो रेट ऑफ रिएक्शन को दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं, और वो है, एक है दर नियम विधि जिसको हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं रेट लॉ मेथड, और दूसरी है अवकलन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। और दोनों विधियों में डिफरेंशिएशन मेथड ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग अभिकारक और उत्पाद दोनों का ही रिलेशन बना पाते हैं अभिक्रिया के साथ में या इक्वेशन के साथ में, जबकि दर नियम विधि या रेट लॉ में केवल अभिकारकों का ही रिलेशन बनाते हैं, उत्पाद का रिलेशन नहीं बनाते। और अभिकारकों में भी केवल उन्हीं अभिकारकों का रिलेशन बनाते हैं जो आपके रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब है कि जो दर नियम विधि है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आप ऑन पेपर देख के नहीं बना सकते, और ये विधि कंपैरेटिवली ज़्यादा थ्योरेटिकल है, आप ऑन पेपर भी डाटा के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस जो हैं वो अलग अलग सेक्टर पे काम कर रही हैं। दिमाग में रखिएगा कि दोनों की जो पॉपुलैरिटी है या दोनों की जो फिजिबिलिटी है वो डिपेंड करेगी कि आप किस सेक्टर में उसको देख रहे हैं। मोर प्रैक्टिकल जाएंगे तो रेट लॉ ज़्यादा अच्छी है, मोर थ्योरेटिकल जाएंगे तो डिफरेंशिएशन मेथड ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको डाटा सारे यूज़ करने हैं, वहाँ पे सारे डाटा यूज़ नहीं करने हैं। कुछ हिंट्स मिलेंगी रेट लॉ मेथड में जिससे आपको पता चलेगा कि ये डाटा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन से रेट इन्फ्लुएंस हो नहीं रही है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट किया अभी एक टॉपिक जो था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें हम लोग एक और टॉपिक को देखेंगे जो इसके आगे और बेहतर है, और वो है कोलिजन थ्योरी।
ठीक, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। ये आपने क्लास अटेंड किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।